गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग SA1 परीक्षा का जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपका हुआ था फिजिक्स का, उसका आंसर देखने जा रहे हैं। कल वाले वीडियो में हम बताए थे कि आज आंसर आपको बताएंगे। तो यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन खुला हुआ है। आइए जल्दी जल्दी इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कैसे इसका बनेगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। चार चार्ज दिया हुआ और बोल रहा कौन सा इसमें पॉसिबल होगा। तो चार्ज का पॉसिबल कैसे हम लोग चेक करते हैं, फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन का, Q बराबर एन ई, एन बराबर करेंगे Q बटा में ई। अब अगर n का वैल्यू पूरा पूरी इंटीजर आता है, मतलब पूरा पूरी कट जाता है, जिसमें n का वैल्यू पूरा पूरी कट जाएगा आएगा वही चार्ज पॉसिबल होगा, और जो पूरा पूरी नहीं कटेगा वो पॉसिबल हमारा नहीं होगा। तो चलिए पहले इसको पुट करते हैं। पहला चार्ज कितना है, 5.8। तो 5.8 पुट किए इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ है ई का वैल्यू होता है 1.6, 10⁻⁻19। ये कैंसल आउट हो गया, लेकिन ये 16 से 1.6 से 5.8 पूरा पूरी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं 3.2 पर। 3.2 10⁻⁻19, फिर नीचे 1.6 10⁻⁻19। तो देखिए पूरा पूरी कट जा रहा है, 2 आ जा रहा है, n का वैल्यू इंटीजर आ गया, इसका मतलब आंसर होगा हमारा बी। पहला का आंसर हो जाएगा बी। अब सबको सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए पहला का आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। बार बार इसको मिटा के फिर से बढ़ाना पड़ता है। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका SI यूनिट निकालना है तो पहले फार्मूला लिखेंगे बच्चों, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का हमको निकालना है। एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी कैसे निकालेंगे, उसको एक जगह रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट को उधर कर देंगे, 1/4 पाई इंटू एफ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसमें इरेज कहाँ से होता है सर, ऐसे हाथ से ना। तब इसमें हम लोग जब इसको एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ। ये क्रॉस कर देना है बस, 1/4 पाई एफ एप्सिलॉन नॉट। और देखिए ये तो जस का तस रहेगा, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब यहाँ से पुट कीजिए, 1/4 पाई एक नंबर है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, F उसका यूनिट आप जानते हैं न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, फिर चार्ज है तो फिर कूलम, डिस्टेंस स्क्वायर है R में तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये बना क्या, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। अब देखिए क्या ऑप्शन में ये वाला है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है, सी नंबर, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परमिटिविटी का SI यूनिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक पॉइंट चार्ज Q है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। एक चार्ज है Q और उसको रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड E में, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, E बराबर हम लोग पढ़े थे फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमको फोर्स पूछा गया, तो फोर्स बराबर क्या होगा, Q इंटू ई, ये हो जाएगा QE, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आप लोग भी अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे, अब बाद में वीडियो तो आपको मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 4, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी में। ये जो दिया गया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले आपको हम बताए हैं कि जो चीज़ दिया जाता है उसको पहले लिखा जाता है गिवन के रूप में, उसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक,
और टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है द चार्ज पूछा जा रहा है, डायपोल लेंथ दिया हुआ, क्यू का वैल्यू वाट है और डायपोल लेंथ मतलब 12 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया है। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। क्लास अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दिए थे हम, उसी के अकॉर्डिंग क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है। आइए हम लोग जल्दी जल्दी आंसर देखते हैं। अब इसको हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे। टॉर्क का फार्मूला होता है P क्रॉस E, पी ई साइन थीटा। P का फार्मूला होता है Q इंटू 12 E साइन थीटा। यहाँ टॉर्क है, हमको Q का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बटा में 12 इंटू ई इंटू साइन थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, देखिए टॉर्क का वैल्यू 4 है, 12 का वैल्यू कितना है 2 गुने 10 का पावर -2, ई का वैल्यू दिया हुआ 2 गुने 10 का पावर 5, और यहाँ साइन 30 मतलब साइन 30 डिग्री बैठाएंगे, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए ये 2 से यहाँ 2 और ये 4 कैंसल आउट हो गया, ये 2 चला गया ऊपर बटा, यहाँ देखिए -2 पावर, यहाँ 5 पावर है, तो 2 का पावर हो जाएगा 3, 10 का पावर 3। इसको कैसे लिखेंगे 2 गुने 10 का पावर -3 कूलम। अब देखिए ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 2 माइक्रो कूलम, तो इसी को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 माइक्रो कूलम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आप लोग अपना मिलाते जाइएगा कितना कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। जहाँ आंसर देखना है स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हैं। 5 नंबर में इलेक्ट्रिक सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, ये किरचॉप्स का पहला रूल से क्वेश्चन है। किरचॉप्स का 2 रूल था, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज हो जाता है 0, बताए थे आपको, समेशन ऑफ आई का वैल्यू होता है 0। ये है KCL किरचॉप्स करंट लॉ, और इसी को बोलते हैं किरचॉप्स फर्स्ट लॉ। इसका और भी नाम है, पॉइंट रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं। टॉर्क का फार्मूला पूछ रहा है, अभी जस्ट आपको हम टॉर्क का फार्मूला लिखे थे, तो क्या होता है बच्चों, टॉर्क बराबर P क्रॉस E होता है। ये नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। Total electric flux through the faces of a cube with side of length A. If the charge Q is placed at the corner of A, then cube is. क्यूब का बात कर रहा है, क्यूब बना लीजिए मतलब घन होता है, पहले आप लोग घन बना लीजिए, इस तरह का घन है, क्यूब बना देते हैं। इसका जो साइड दिया हुआ A है तो सारा साइड इक्वल होगा, क्योंकि क्यूब में सारा साइड इक्वल होता है। ठीक है, अब चार्ज यहाँ रखा गया, एक कोने पर रखा गया है, चार्ज आपको यहाँ रखा गया है क्यू पर, तो पूछ रहा है कि टोटल फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं आप लोग, फ्लक्स फाई बराबर होता है क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, यही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला है। अब चूंकि यहाँ पर कॉर्नर का बात है, तो कॉर्नर गिनिए कितना कॉर्नर है, तो आप कॉर्नर जब गिनेंगे तो पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है। तब पूछ रहा है कि एक कॉर्नर से कितना निकलेगा, तो टोटल 8 कॉर्नर का इतना वैल्यू हो गया। तो अगर पूछेगा कि एक कॉर्नर का कितना होगा, तो 8 से डिवाइड करना होगा, तो आंसर हो जाएगा 5 बराबर क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए सही हो गया। मिलाते जाएंगे सब अपना अपना आंसर। ये तो बहुत आसान है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा, बहुत एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा, क्यू बराबर NE, 8वां का सी नंबर सही होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और पोटेंशियल किस रूप से जुड़े होते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे, ई बराबर माइनस डी वी बटा में डी आर, ये होता है। इस डी वी बटा डी आर को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यही फार्मूला हो जाएगा हमारा, माइनस डी वी बटा में डी आर। सॉरी, ये वाला नहीं है, माइनस यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसका ये होगा, बी नंबर होगा, माइनस डी वी बटा में डी आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि इस सर्किट दिया है, इससे पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना करंट पास हो निकलेगा। तो सब करंट आप लोग जानते हैं कि करंट जैसे यहाँ चला 2 एम्पियर, यहाँ चला 2 एम्पियर, तो दो दो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 4 एम्पियर हुआ। 4 एम्पियर में 1 एम्पियर यहाँ चल गया, तो बचा कितना, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में 1.3 इधर चला गया, तो बचा है कितना, तो 3 माइनस 1.3 बराबर 1.7 एम्पियर। पहला ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं, 2 और 2 कितना हो गया, 4। 4 एम्पियर जा रहा था, तो 1 एम्पियर उधर चला गया, तो बचा कितना, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में से 1.3 ऊपर चला गया, तो बचा कितना, 3 माइनस 1.3 मतलब 1.7। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स बराबर बी ए होता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकाल लेंगे, बी बराबर फ्लक्स बटा ए। फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये वाला आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 में बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट। चलिए बार मैग्नेट हम लोग फटाक से बना देते हैं। इस तरह का बार मैग्नेट बना दिए, इसमें 2 ठो पोल होता है, आप लोग जानते हैं, एगो नॉर्थ पोल, एगो साउथ पोल। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल कहाँ जाती है, साउथ की ओर। ये होता है बाहर, और अंदर होता है साउथ से नॉर्थ। देखिए अंदर, ये हो गया आपको आउटसाइड, और ये अंदर का बात कर रहा है, मतलब ये हो गया आपको इनसाइड। तो आप क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है आपसे इनसाइड द बार मैग्नेट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन वाला ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। साउथ से नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी। 12 का बी नंबर सही हो गया। देखिए जितना क्वेश्चन यहाँ पर आपको आया है SA1 एग्जामिनेशन में, तो SA1 एग्जाम हर एक स्कूल में नहीं हुआ, और सभी बच्चों का ये एग्ज़ाम नहीं था। कुछ कुछ बच्चों का ये एग्ज़ाम हुआ था, जैसा हम आपको बताए थे। लेकिन जो क्वेश्चन अभी यहाँ दिया गया है, ये सारा क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इसका अच्छा से तैयारी कीजिएगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और नहीं रिपीट होगा तो इसी पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब भी का वैल्यू पूछ रहा है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल बनाइए। इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिए, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो इसको 2 बराबर भागों में बांटे, तो ऐसे बांटता है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते थे, याद कीजिए, इसको हम लोग बोलते थे इक्वाटोरियल लाइन, या इक्वाटोरियल पॉइंट, या पोजीशन। और इक्वाटोरियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, कैंसल आउट हो गया था। हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखे थे। 13 का आंसर हो जाएगा ए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है मेटल का, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा होता है मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला बी सही। 14 का बी नंबर आपका सही होगा आंसर। 3 कैपेसिटर से तीनों का कैपेसिटी सी है, और तीनों को जोड़ा गया है कैसे, पैरेलल में। चलिए पैरेलल में जोड़ देते हैं 3 कैपेसिटर लेकर हम लोग। एक पहला, ये दूसरा,
और ये तीसरा, 3 कैपेसिटर हो गया, तीनों को हम लोग कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये हो गया C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर हो गया। यहाँ सेल लगा हुआ होगा प्लस माइनस। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ना है पैरेलल में। तो पैरेलल में हम लोग जानते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, ये रिजल्ट होता है पैरेलल में। अब बोला गया क्वेश्चन में कि तीनों का वैल्यू C है, C प्लस C कितना हो जाएगा 3C, ये आंसर हो जाएगा, ये नंबर 3C हो जाएगा। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्रीज डिक्रीज वाला, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, हर बार पूछा जाता है। आइए इसको हम समझा देते हैं आपको कि कैसे आपको एग्जाम में इसको लिखना है। देखिए, पहले हम लेते हैं बात कंडक्टर का। कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, ऐसे एरो मतलब बढ़ता है, तब इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये भी साथ ही साथ बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर का जब हम कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। अब इसी का उल्टा अगर टेम्परेचर डाउन करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेमी कंडक्टर का, तो सेमी कंडक्टर में बच्चों इसका उल्टा केस हमको देखने को मिलता है। सेमी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा, इंक्रीज कीजिएगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, बी नंबर, डिक्रीजेस। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बहुत बार इससे एग्जाम में पूछा जाता है, कंडक्टर का कि सेमी कंडक्टर का, और अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है, क्वेश्चन आता है कंडक्टर का, बना देते हैं सेमी कंडक्टर का। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का डायमेंशन पूछ रहा है, तो ईएमएफ का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। ईएमएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल, और इसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल V से डिनोट होता है, V बराबर होता है W/Q। वर्क का डायमेंशन लिखेंगे तो mL2T-2, चार्ज का डायमेंशन AT होता है, अरेंज करेंगे तो MT ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, L2T-3, A ऊपर चला गया तो -1। देखो कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, डी नंबर, mL2T-3 A-1। देख रहे हैं, फार्मूला याद रहेगा, तुरंत आप डायमेंशन बना लीजिएगा। और यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, अभी यूनिट पूछा था मैग्नेटिक फील्ड का, अभी यहाँ डायमेंशन पूछ दे किसी चीज़ का, तो 2-4 चीज़ों का यूनिट और डायमेंशन हमेशा पूछता है, याद रखिए। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर कैसा है, किसका यूनिट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आप किसको तोड़िए, एम्पियर बोल रहा है, आवर बोल रहा है, तो एम्पियर किस चीज़ का यूनिट होता है, हमको पता है एम्पियर करंट का यूनिट होता है, आई का। आवर, आवर मतलब किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो टी लिख दिए। अब आई इंटू टी करने से क्या मिलता है, तो चार्ज मिलता है। कैसे आई इंटू टी करने से चार्ज मिला, चूँकि हम पढ़े हैं पहले करेंट बराबर होता है चार्ज बटा टाइम, तो अगर हमको क्यू निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, आई इंटू टी, तो आई इंटू टू मतलब चार्ज का हो गया, चार्ज यहाँ पर ऑप्शन बी में है, ये आंसर सही होगा, 18 का बी नंबर आंसर। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यही सब जैक का लेवल यही है, इसी टाइप का फाइनल एग्जाम में भी आपका आएगा। टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel. Equivalent EMF of the combination, equivalent EMF निकालना है, equivalent EMF पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में जानते हैं आप लोग, पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम लोग जब निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, इसको एलसीएम लेंगे तो कैसे होगा, R1 R2 प्लस R1, और अगर R निकालेंगे इक्विवेलेंट
तो हो जाएगा R1 R2 बटा में R1 प्लस R2, इस तरह का चीज़ आएगा। अब देखिए R1 प्लस R2 कौन कौन ऑप्शन में है, तो जब ऑप्शन ध्यान से देखिएगा तो केवल ए में और बी में है। ठीक है, ठीक। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको जो यहाँ EMF दिया हुआ है उससे। तब जब EMF में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो उसको उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, तो उल्टा करेंगे तो यहाँ E1 के साथ R2 होगा, E2 के साथ R1 होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। बाकी बेस में आप देख रहे हैं आंसर उसका डिनोमिनेटर में मैच कर रहा है, 19 का ए नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये आपको हम पढ़ाए थे, कॉपी में आप देखिएगा, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम है। ठीक है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, इसको आप अच्छा से तैयारी कीजिएगा, फाइनल एग्जाम में आपका आ सकता है 5 मार्क्स का। लॉन्ग शीट वाला आंसर था ये, ई बराबर हम लोग का आया था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और अगर दो पैरेलल लॉन्ग शीट होगा, दो ठो पैरेलल शीट होगा, प्लस प्लस चार्ज प्लस प्लस चार्ज, तब इसका पहला आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही सीट दिया है तो हमको इसका आंसर कौन वाला करना है, सी नंबर करना है। ये सही होगा क्योंकि एक ही सीट है, 20 का आंसर सी हो जाएगा। रेजिस्टेंस दिया वायर का 500 ओम, तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछ रहा है। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का उल्टा होता है, तो बस जस्ट यहाँ पर आपको उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब 1/500 कर दीजिए। 1/500 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.002। ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा पहला, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ये उल्टा होता है कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का। ठीक है, याद रखेंगे, रेजिस्टेंस बराबर 1/कंडक्टेंस, तो इसका उल्टा हो गया। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो अगर इधर ओम लिखेंगे तो यहाँ 1/ओम लिखेंगे, 1/ओम को क्या लिखेंगे, पर ओम। तो ये आंसर देखिए यहाँ पर ओम में दिया हुआ है ना। दो थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d कैरीड करंट ऑफ I एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। ये पढ़ाए थे आपको, ये क्वेश्चन दिया है बच्चों यूनिट नंबर 3 से। यूनिट 3 से क्वेश्चन है ये वाला। यूनिट का नाम आपको याद होगा, बता दे रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक, अब इसमें दो पैरेलल वायर है, दोनों ऐसे था, दोनों से करंट I बह रहा है, दोनों के बीच डिस्टेंस d है। तब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कैसा फोर्स लगेगा, तो जब सेम डायरेक्शन रहता है तब ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट, खींचते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर यही उल्टा रहता, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट, तब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अट्रैक्ट और रिपेल तो कर रहे हैं, लेकिन कितना फोर्स से करेंगे वही फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा था μ0/4 2I1I2/r, यही फोर्स का फार्मूला था यहाँ पर। अब इसी फार्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे तो देख रहे हैं ऑप्शन में कौन कौन सा, अट्रैक्ट वाला हमारा एक ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन, मतलब ए और सी में यही दोनों में से कोई आंसर होगा। आप फार्मूला में पुट कीजिए, देखिए फार्मूला मिल रहा है कि नहीं। देखिए E2 से 4 को काट दीजिए तो हो जाएगा μ0/2 पाई। पहला करंट भी आई है, दूसरा करंट भी आई है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो d दिया हुआ है, d, तब बन गया μ0/2 पाई I² d। तो ये पहला नंबर मैच कर रहा है। देखिए, अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ μ0I²/2 पाई d। क्लियर हो रहा है।
सभी को समझ में आ रहा है? ये तो और आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा, क्या निकालेंगे? अभी हम लोग पढ़े थे Q बराबर एन ई, एन बराबर Q बटा में ई। Q दिया है 8, ई का वैल्यू 1.6, 10⁻⁻19, यहाँ कट गया 5, ये चला गया ऊपर 19। कौन सा आंसर है भैया? तो ये आपका हो गया ए नंबर। कितना इजी क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद रखिएगा, तुरंत तुरंत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 40 क्वेश्चन आया है महक, टोटल 40 क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हम लोग कर चुके हैं 23 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन बाकी है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 दिया हुआ है। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर दिया है 81। तो हम लोग जानते हैं वी नो फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन डब्लू, यहाँ मीडियम का बटा वैक्यूम का। तो हमको दिया ये 81 एप्सिलॉन डब्लू, यहाँ पर दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब फार्मूला मिलाइए किससे मिल रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एप्सिलॉन डब्लू बराबर 81 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला ऑप्शन डी सही होगा। देखिए फार्मूला है, रिलेशन याद रखिएगा, तुरंत बन जाएगा। सारा सब्जेक्ट का होगा ये नहीं पता रानी, अभी तो हम फिजिक्स का पढ़ा रहे हैं इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं। दूसरे सब्जेक्ट का दूसरे टीचर बताएंगे, हमको उसका पता नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या होगा? देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको याद होगा, हम लोग फिगर इस तरह से बनाए थे। चार रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर रहता है, प्लस माइनस। तो ये बोल रहा है गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दीजिए, इसको यहाँ लगा दीजिए, खाली इसका दोनों का स्थान को चेंज करना है, इंटरचेंज करना। तब जो डिफ्लेक्शन होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल हम जगह ना चेंज कर रहे हैं, बाकी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू और उसका जो पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे हैं। हमको इसमें चार रेजिस्टेंस होता है, पी क्यू बोलते हैं इसको, आर और इसको एस बोलते हैं। ठीक, ये आर जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, पी और क्यू का वैल्यू हमको पता रहता है, एस जो है अननोन रेजिस्टेंस होता है, उसका वैल्यू हमको निकालना होता है। इसी अननोन का निकालने के लिए फार्मूला हम लोग जो बैलेंस कंडीशन प्राप्त करते हैं वो होता है पी बटा क्यू बराबर आर बटा में एस। यहीं से एस का वैल्यू निकालना रहता है। तो रेजिस्टेंस पर हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, कोई वहाँ पर बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस गैल्वेनोमीटर को उठा के यहाँ लगा रहे हैं, इसको यहाँ लगा दे रहे हैं। तब इन दोनों के स्थान को बदलने से डिफ्लेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नॉट चेंज। ये आंसर हो जाएगा 25 का सी नंबर। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम जिसको डिनोट करते हैं रो से। रो आया कैसे बच्चों? हम पढ़े हैं आर प्रोपोर्शनल एल पर, आर प्रोपोर्शनल 1/a पर, दोनों को मिलाएंगे तो आर बराबर प्रोपोर्शनल एल बटा ए। अब आर प्रोपोर्शनल हटेगा तो आएगा यही कांस्टेंट रो एल बटा में। इसी रो का आपको पूछा जा रहा है, तो आर यहीं रहेगा, ए नीचे से ऊपर चला गया और एल ऊपर से नीचे आ गया। यूनिट बैठा दीजिए, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो बन गया ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ओम मीटर 26 का सही आंसर होगा, यहाँ लिखा हुआ, आप इससे नोट करके देख सकते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। किरचॉफ का दो लॉ हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। KCL 0 ये बेस्ड है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, याद रखिएगा। और दूसरा KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये था समेशन ऑफ V बराबर 0, और ये आधारित रहता है एनर्जी पर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही VVI है, बार बार पूछता है, कभी फर्स्ट पूछता है कभी सेकंड पूछता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया फर्स्ट, तो फर्स्ट किस पर आधारित है, चार्ज पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर निकालना, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R एंड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I। पावर पता करना है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I दिया हुआ। तो हम लोग क्या पढ़े थे, पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम, वर्क को लिखेंगे एनर्जी बटा टाइम, वर्क एनर्जी बराबर होता है। ठीक, अब वर्क के जगह हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब V बाई टी, V बराबर लिखेंगे IR बटा टी। अच्छा, हमको इसको टी को चेंज करना होगा तब तो, यहाँ क्योंकि टी का टर्म है नहीं। पावर का हम लोग इस तरह से, पावर का एक और फार्मूला लिखते हैं हम लोग, सिंपल लिख सकते हैं, पावर बराबर करेंट इंटू वोल्टेज, P बराबर क्या लिखते हैं, V इंटू आई। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर I बराबर, V बराबर होता है I इंटू आर, तो क्या फार्मूला बनेगा, I स्क्वायर आर। देखिए I स्क्वायर आर तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, I को चेंज करेंगे, हमने V को चेंज किए, फिर से लिखिए I इंटू वी, I को चेंज कर दीजिए, I बराबर क्या लिख सकते हैं, जब V बराबर आई आर, तो I बराबर बच्चों V बटा में R, तो V बटा में R इंटू V, तो हो जाएगा V स्क्वायर बटा में R, ये पावर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। करंट इंटू वोल्टेज होता है पावर के बराबर। बायोट सावर्ट लॉ का क्वेश्चन है, सीधे फार्मूला पूछा गया है। बायोट सावर्ट लॉ का फार्मूला याद है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत हो रहा है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। बायोट सावर्ट लॉ का फार्मूला क्या था बच्चों, dB बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई DL साइन थीटा बटा में R स्क्वायर। तो यहाँ देखने से साफ साफ पता चल रहा है B जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर पर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बस फार्मूला याद रखिए, आंसर अपने आप बन रहा है। कोई बहुत भारी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, कोई बहुत HC वर्मा से या NCERT से वैसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो आप लोग हमेशा डरते हैं। आप लोगों को हम बहुत बार समझाए हैं कि जैक बोर्ड में NCERT से फॉलो नहीं करता है, वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है। 30 नंबर में इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P है, लाइंग अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वर्क डन पूछा जा रहा है, एक डायपोल है, ठीक, डायपोल का डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है। अब उसको हम लोग को रोटेट करना है, मोड़ना है, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, तो कितना वर्क डन होगा वही पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्क डन का जो फार्मूला था हम लोग पढ़े थे, डायपोल को जब मूव करते हैं तो DW बराबर हमारा आया था PE साइन थीटा बटा में डी थीटा, इस तरह से आया था। इसी से फार्मूला आप निकाल लीजिए, यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, इसको लिख सकते हैं W बराबर PE साइन थीटा नॉर्मली। अब यहाँ पर PE का PE हो गया, साइन थीटा कितना 90 डिग्री, तो साइन 90 पुट करेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो PE इंटू 1 बराबर हो जाएगा PE, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर
चार्ज होलोस्फीयर मतलब एक ऐसा गोला जिसमें बाहरी सरफेस में चार्ज है, उसके अंदर पूछ रहा है इंटेंसिटी कहाँ हो, कितना होगा, तो इंटेंसिटी वहीं निकलेगा जहाँ चार्ज होगा। अब चूंकि चार्ज सरफेस पर बाहर की ओर है, तो अंदर जब कोई चार्ज नहीं है तो अंदर उस इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। एन इक्वल रजिस्टर्स को पहले कनेक्ट किया गया सीरीज में और फिर उसी को कनेक्ट किया गया पैरेलल में। मान लीजिए हमारे पास 4 ठो रजिस्टर्स हैं, उसको सीरीज में जोड़ दीजिए, फिर चारों को पैरेलल में जोड़िए और दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, अनुपात, आंसर आ जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए फटाक से। हमको बोला एन रजिस्टर्स हैं, तो मान लीजिए पहला का है आर, दूसरा का भी आर, तीसरा का भी आर, डॉट 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 कहाँ तक गया एन, तो टोटल कितना होगा एन आर। ये किसका निकला, सीरीज का। अब पैरेलल निकालेंगे तो 1/r बराबर 1/r 1/r डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एन तक, तो कितना हो जाएगा एन बटा में आर। 1/r बराबर एन बटा आर, तो आर बराबर आर बटा में एन। तो एगो निकला ये वाला R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। R1 हो गया सीरीज, ये हो गया पैरेलल, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आंसर आएगा, R1 बटा में R2 कर देंगे तो आ जाएगा एन आर बटा में आर बटा में एन। देखिए ई आर से ई आर कट गया, एन से एन ऊपर चला गया तो कितना हो गया एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही है। 32 का ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। देख लीजिए कैसे बनाए हैं। कौन सा वीडियो अपलोड करने बोल रही है मनीषा। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल भी विद डिस्टेंस आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई बराबर 0। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अभी जस्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग का आया था, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। ई बराबर था माइनस डी बटा में डी आर। अब चूंकि ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, 0 पुट करेंगे तो 0 बराबर माइनस डी वी बटा में डी आर, और डी वी बटा में डी आर बराबर 0, और इसको हम लिख सकते हैं v बराबर कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट आ गया ये आप पढ़े हैं। यदि किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो चीज़ क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन हमारा 0 आया, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। इसीलिए सही आंसर हो जाएगा 33 का डी नंबर। 31 ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर वैलिड होता है। जब टेम्परेचर स्थिर रहता है, प्रेशर और दाब, आप पढ़ें ओम का नियम, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों किनारे पर लगाए गए विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कब, जब उस चालक का ताप, दाब और दूसरे जो शर्त हैं वो सब स्थिर रहें, मतलब कांस्टेंट रहें। तब टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फार्मूला पुट करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, क्या फार्मूला था, F बराबर क्यू बी क्रॉस बी, ये था। हमको बी निकालना है तो F बटा में क्यू इंटू बी हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, चार्ज का ए टी और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए, m का तो m रहेगा, ये देखिए t1 और t माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, l और l भी कैंसल आउट हो जा रहा है, t भी कैंसल, l भी कैंसल, बचा a, तो a को ऊपर ले जाइए, a माइनस 1। देखिए कहीं पर है ऐसा, एम एल वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, एल से एल कैंसिल हो गया, टी से टी कट गया। अच्छा टी तो बचेगा, एम माइनस 1 टी यहाँ तो बच रहा है ना, ये ऊपर वाला टी, ए का माइनस 1 देखिए कहाँ पर है, एम ए माइनस 1 कहाँ है, एम ए माइनस 1 टी माइनस 2 एल 0, ऑप्शन ए सही है। फॉर्मूला देखिए मिलाइए, वेव ऑप्टिक्स का वीडियो अपलोड हो गया है मनीषा। अच्छा
हम लोग तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है कल्पना, हम लोग डेली की चीज़ पढ़ाते हैं तो हम लोग को याद हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है कि हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, हमको बस केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको 5-5 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हम भी जब आपके एज में थे तो ज़्यादा मेहनत करते थे, अभी आपको जो मेहनत करने का समय है, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन हो गया है। 36 में बोल रहा है, हाँ, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैराड, रेडियस पूछ रहा है। तो पहले आप स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला जान लीजिए कि क्या होता है। C बराबर 4πε0r, ये होता है स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस या कैपेसिटी बोलेंगे। तो ये जो C हमको R का वैल्यू निकालना, तो R बराबर क्या होगा बच्चों, C बटा में 4πε0। तो C पुट कीजिएगा, C का वैल्यू दिया है 1 माइक्रो, मतलब 10 का पावर 6, 4 का 4 होगा, पाई का वैल्यू 3.14 होगा, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻12। सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, बस इसको टिक लगा देना कितना आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही सब चारों में से कोई होगा। सॉल्व करके देखिएगा कितना आंसर आता है। मेरे ख्याल से 9000 आना चाहिए, 9000 मीटर आएगा, मतलब कि 9 किलोमीटर, ये सही होगा इसका आंसर। सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 37 द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ, नाम से ही इसका आंसर पता चल रहा है कि गॉस लॉ में हम लोग कौन सा सरफेस कंसीडर करेंगे, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ऑप्शन सी सही होगा, 37 का सी होगा सही। 38 में कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पर निर्भर करता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। तो ये तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो किस पर निर्भर किया, एरिया पर और डिस्टेंस पर, एरिया पर और डिस्टेंस पर। देखिए दोनों ऑप्शन है कहीं पर, हाँ मिल तो गया, एरिया है, यही है। डेंसिटी नहीं होगा, मास नहीं होगा, थिकनेस नहीं होगा, एरिया और डिस्टेंस दो ही चीज़ पर निर्भर कर रहा है। सॉल्व करना है, यहाँ क्वेश्चन दिया है रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों किस में, तीनों यहाँ दिख रहा है, जो एक ही लाइन में तीनों सीरीज में, जोड़ दीजिए 3 3 6 और 3 9, यहाँ आ गया कितना, अभी फिगर इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से ये आ गया 9, इधर कितना दिया है 3, ये दिया है 3 और यहाँ 3। अभी देखिए 9 और 3 को जोड़िएगा, तो 9 और 3 किस में जुटेगा, ये है पैरेलल में, तो कैसे जोड़ेंगे, 1/9 1/3 27, 9 3 9 12/27, ये 1/r आया, r निकालेंगे तो हो जाएगा 27/12, काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 9 27, 9/4 आया। अभी दोनों सॉल्व किए तो 9/4 आ गया। अब 9/4, 3 और 3, ये तीनों किस में हो जाएगा, सीरीज में, मतलब ये फिगर अब कैसा बन जाएगा, ये आपको 3 है, ये कितना निकाले 9/4, ये 3 है, बस अभी तीनों सीरीज में नहीं ऐड हो जाएगा, जोड़ दीजिए तीनों का, कितना आंसर होगा, 3 3 6 प्लस 9/4, 6 प्लस 9/4, 4 एलसीएम हो गया, 24 प्लस 9 33/4, ये आंसर हो जाएगा बी, 33/4 आंसर हो गया। देखिए कैसे सॉल्व किए, कितना आसान तरीके से, देखने से कितना हार्ड लग रहा है क्वेश्चन, कैसे कैसे जोड़ेंगे, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, और इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, जिधर इसका मुंह बंद रहता है उधर से बनाना चालू करना है, कभी भी इधर से बनाना चालू नहीं कीजिएगा, आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। जब भी बनाइएगा तो जिधर इसका फेस बंद है उधर से बनाना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी तार का लंबाई को आधा कर दें और क्रॉस सेक्शनल एरिया को दुगना कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस का फार्मूला आर बराबर रो
एल बटा में ए। अब जो नया रेजिस्टेंस निकलेगा आर डैश वो हो जाएगा रो कांस्टेंट है, लंबाई आधा हो गया तो एल बटा टू, एरिया दोगुना हो गया तो 2a हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं 1/4 रो एल बटा ए, 1/4 आर, और ये आर डैश। मतलब जो नया रेजिस्टेंस है पुराने का कितना हो गया 1/4, ऑप्शन हो गया बी। तो इस तरह से हमारा ये 40 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। अब कल के क्लास में हम नया आपको यूनिट पढ़ाएंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यूनिट नंबर 7। कल हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। ये तो सेव नहीं होगा सर, तो वीडियो में सेव हो ही गया होगा सब लिखा।